एक गांव में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा बहुत ही गरीब थी। दिवाली का समय आने वाला था, इसलिए रीमा परेशान थी कि वो अपनी माँ सपना को दिवाली पर क्या उपहार दे। इसी उधेड़बुन में वो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसी समय उसकी सहेली काजल वहां आती है। अरे रीमा, क्या हुआ? ऐसे क्यों परेशान बैठी है? क्या सोच रही है? काजल की बात सुनकर रीमा कहती है, बहन, दिवाली आने वाली है और मैं माँ को कुछ उपहार देना चाह रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या दूं। फिर मेरे पास पैसे भी तो कम हैं। रीमा की बात सुनकर काजल कहती है, तो तू एक काम करना, कोई अच्छी सी साड़ी खरीद कर आंटी जी को दे दे, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी बेचारी को मैंने हमेशा पुरानी साड़ी में ही देखा है। काजल की बात रीमा को ठीक लगती है और वो शाम को ही एक साड़ी की दुकान पर जाती है। दुकान का मालिक शेर सिंह सीमा को साड़ी दिखाने लगता है। बहन जी, ये साड़ी देखो, ऐसी साड़ी माधुरी भी पहनती है। अगर आप ये साड़ी पहनोगी तो बिल्कुल माधुरी जैसी ही लगोगी। दुकान का मालिक शेर सिंह रीमा को साड़ी दिखाने लगता है, लेकिन रीमा को कोई भी साड़ी समझ नहीं आती। ये देखकर शेर सिंह एक साड़ी निकालता है और बोलता है, कोई बात नहीं मैडम, अब ये देखो, ये वाली साड़ी, ये साड़ी रवीना ने एक फिल्म में पहनी थी। इससे अच्छी साड़ी पूरे शहर में नहीं मिलेगी और एक ही पीस है, वो भी सिर्फ मेरे पास है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में। रीमा को साड़ी अच्छी तो लगती है, लेकिन कम पैसे होने के कारण वो लेने से मना कर देती है। ये देखकर शेर सिंह बोलता है, अरे कैसे कैसे भिखारी आ जाते हैं दुकान में। अरे जब पैसे नहीं है तो इतनी बड़ी दुकान में आना जरूरी है क्या? शेर सिंह की बात सुनकर रीमा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? तुम ही तो दिखाई जा रहे थे साड़ियां, कभी माधुरी बोलकर, कभी रवीना बोलकर। शेर सिंह को रीमा की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो रीमा को थप्पड़ मार देता है। रीमा बहुत जोर से कांच की मेज पर गिरती है और गले पे शीशा लगने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर शेर सिंह घबरा जाता है और अपने नौकर रवि को बुलाकर बोलता है, अरे रवि, ये लड़की तो मेरे थप्पड़ से बेहोश हो गई। जल्दी से इसे होश मिला, नहीं तो पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। शेर सिंह की बात सुनकर रवि रीमा के पास जाता है और उसकी जांच करने के बाद बोलता है, अरे साहब, ये लड़की तो मर गई है। देखो, इसके गले में कांच घुस गया। लगता है आपने इसे कुछ ज्यादा जोर से मार दिया है। अरे रवि, ऐसा मत बोल यार, अगर ये मर गई तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। कुछ भी कर, ठीक कर इसे। साहब, ये सचमुच मर चुकी है और इससे पहले पुलिस यहाँ आए इसकी लाश को कहीं ठिकाने पर लगा देते हैं। कुछ भी कर रवि, लेकिन मुझे बचा ले। फिर रवि और शेर सिंह मिलकर रीमा को शोरूम के भीतर ही दफना देते हैं और शोरूम बंद करके चले जाते हैं। रीमा मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, इस दुष्ट शेर सिंह ने मुझे मार डाला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और अपनी माँ को बढ़िया साड़ी भी दूंगी। इसके बाद चुड़ैल शेर सिंह की दिखाई हुई साड़ियों में से एक साड़ी उठाती है और अपनी माँ सपना की अलमारी में रख देती है। सपना रात में अलमारी खोलती है और साड़ी देखती है तो हैरान हो जाती है। अरे, इतनी सुंदर साड़ी! लगता है ये रीमा हिलाई होगी, लेकिन वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लगता है कहीं गई है। उसका इंतजार करती हूँ, फिर उसके साथ ही खाना खाऊंगी। सपना रीमा का इंतजार करने लगती है और काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब रीमा नहीं आती तो वो काजल के पास जाती है और बोलती है, काजल बेटी, रीमा काफी देर से घर नहीं आई है, तुमने उसे देखा है क्या? मेरा तो डर के मारे दिल ही बैठा जा रहा है। अरे आंटी, आप चिंता मत करो, रीमा कहीं काम से ही गई होगी, आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर काजल और सपना रीमा का घर पर इंतजार करने लगते हैं और इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। काजल बेटी, सुबह से शाम हो गई, पता नहीं रीमा कहाँ चली गई है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। फिर काजल और सपना पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर पुलिस वाला बोलता है, अरे सपना जी, आपकी बेटी जवान है, चली गई होगी कहीं, आ जाएगी। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? चलो आप यहाँ से फुटो और हमें अपना काम करने दो। ऐसा कहकर पुलिस वाला सपना और काजल को पुलिस स्टेशन से भेज देता है। उधर रात होते ही चुड़ैल फिर से शेर सिंह की दुकान से एक साड़ी निकालती है और सपना की अलमारी में रख देती है। ये रोज रोज मेरी अलमारी में साड़ी कौन रख देता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? अगले दिन शेर सिंह दुकान में जाता है और अपनी दोनों साड़ियां वहां ना पाकर रवि से कहता है, अरे रवि, वो दोनों महंगी साड़ियां कहाँ गई? कोई चोर आया था क्या यहाँ? अरे साहब, मुझे क्या पता, मैं तो आपके साथ ही घर जाता हूँ।
लगता है कोई चोर आता है रात में यहाँ। उसके बाद चुड़ैल शेर सिंह की दुकान से एक साड़ी निकालती है और गरीबों में बांट देती है। शेर सिंह रोज रोज की चोरियों से परेशान हो जाता है। एक दिन सपना शेर सिंह की दुकान के सामने से ही उसकी साड़ी पहनकर जा रही होती है। अरे साड़ी चोर पकड़ा गया रवि, वो देख अपनी दुकान की साड़ी पहनकर जा रही है। हो ना हो यही चुरा रही है साड़ियों को। जा ऐसे पकड़ कर तो ला। शेर सिंह के कहने पर रवि सपना को पकड़ लेता है और शेर सिंह के सामने ले जाता है। शेर सिंह सपना से कहता है, तो तू है चोर जो मेरी दुकान से साड़ियां चुरा रही है? चल चल सारी चुराई हुई साड़ियां वापस कर दे, नहीं तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। क, 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 अरे कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, मैं भला चोरी क्यों करूंगी? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये साड़ी तो मेरी बेटी लाई है मेरे लिए, और ऐसे आपको मुझे चोर बोलने का कोई हक नहीं है। तेरी बेटी लाई है तो एक काम कर, अपनी बेटी को बुला। मैं देखना चाहता हूँ कि उसने ये साड़ी कहाँ से खरीदी है। पता भी है कितने की साड़ी है? तूने जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे उतने पैसे, चोर कहीं की। मेरी बेटी लापता है, वो साड़ी मेरी अलमारी में रखकर कहीं चली गई है। वो आएगी तो मैं जरूर ले आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, वैसे ही परेशान हूँ बहुत, मुझे जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये साड़ी अभी वापस कर और बता बाकी की साड़ियां कहाँ हैं, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझी? ऐसा कहकर रवि सपना को जोर से धक्का देता है। सपना दूर जाकर गिरती है और रोने लगती है। मैं सही कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये साड़ी कहाँ से आई। हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जाने दो। फिर रवि और शेर सिंह सारी इंसानियत भूलकर सपना को डंडे से मारने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सपना अधमरी हो जाती है। रवि शेर सिंह से बोलता है, साहब मैं तो कहता हूँ इसे भी उस लड़की की तरह मारकर यहीं दफना देते हैं। बड़ी आई थी माँ के लिए साड़ी खरीदने। सही कह रहा रवि तू, ये भिखारी तो वैसे भी मरने के लिए ही है। चल मार दे से भी, माँ बेटी का मिलन करवाई देते हैं। सपना बेहोशी की हालत में सब सुन रही होती है। शेर सिंह की बात सुनकर न जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आ जाती है। वो उठकर बोलती है, दुष्टों, तुमने जरूर मेरी बेटी को मारा है। मैं तुम दोनों की करतूत पुलिस को बताऊंगी। ऐसा कहकर रवि सपना को पकड़ लेता है और शेर सिंह उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और बोलती है, आज तुम दोनों ने तो शैतान को भी फेल कर दिया है। एक बेचारी औरत को मारने जा रहे हो। मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुमने मेरी माँ को मारने की हिम्मत कैसे की? बस अब बहुत हो गया। चुड़ैल को सामने देखकर रवि और शेर सिंह दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी माँ? लेकिन तुम कौन हो? शेर सिंह की बात सुनकर चुड़ैल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, दुष्टों, जिस औरत को तुम मारने जा रहे हो वो मेरी माँ है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मैं इनकी बेटी जिसे तुमने मार कर दफना दिया था, हाँ मैं वही हूँ जिसे तुमने मार दिया था। और मैं उसी दिन अपनी माँ के लिए साड़ी लेने आई थी। मेरी ही लाश को इसी दुकान के नीचे दफना दिया था। मैं तुम्हारी मौत रीमा। ऐसा कहकर चुड़ैल शेर सिंह और रवि दोनों को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। शेर सिंह और रवि दोनों मर जाते हैं। सपना उठती है और चुड़ैल को देखकर बोलती है, मेरी बेटी रीमा, ये सब क्या हो गया? चुड़ैल सपना के पास जाती है और बोलती है, माँ तुम रो मत माँ, जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आ पाएगा। बस मेरी लाश का अंतिम संस्कार कर दो ताकि मैं इस दुनिया से आजाद हो जाऊं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर उसकी माँ रीमा का अंतिम संस्कार कर देती है और पुलिस को सब बता देती। केसर और सुरेश दोनों अभी अभी अपने नए घर में आए थे। वो इलाका उन दोनों के लिए बहुत ही अलग था। सुनो ना, यहाँ पर बहुत ही अकेला अकेला लगता है। हम लोग जहाँ पर पहले थे वहाँ पर परिवार के लोग भी पास में ही थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। क्या करूं, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है, पर यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत पास में है और जान पहचान की जहाँ बात है तो अगर तुम किसी से मिलोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? प्लीज मेरे लिए अपना मन लगाना शुरू करो ना। हमें यहाँ पर अभी काफी लंबे टाइम तक रहना है, प्लीज। हाँ आप ठीक बोल रहे हो, मुझे अपना मन लगाना चाहिए,
सोच रही हूँ पड़ोस की औरतों को चाय पर बुलाऊं। जैसा तुम्हारा मन तुम वैसा कर सकती हो। अगर तुम खुश हो जाओगी तो मैं खुद ही खुश हो जाऊंगा। सुरेश ऑफिस चला जाता है और केसर वहीं दरवाजे पर खड़ी रहती है, पर वो पाती है कि मोहल्ले में बहुत ही शांति है, कोई दिख ही नहीं रहा है। कैसे मन लगे, यहाँ पर कोई औरत दिख भी नहीं रही है। बाहर खड़ी तो हूँ पर कोई आए तब ना। चलो अंदर ही चलती हूँ। मैं आ गया। तुम कहाँ हो? तुम्हारा दिन आज कैसा गया? किसी से बातचीत हुई? बातचीत की बात कह रहे हैं, कोई दिखता तक नहीं है यहाँ, सब अपने घर में ही बंद रहते हैं। तभी वहाँ पर ढोल ताशे की आवाज आने लगती है। चलो चलो बाहर चलते हैं, लगता है किसी की बारात आई है। कितने बैंड बज रहे हैं। शादी? वो भी इस टाइम? अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की शादी का ढोल है ये। केसर और सुरेश दोनों बाहर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, कोई दिखाई नहीं देता। और वो आवाज तेज होती जाती है, जिससे दोनों को बहुत तकलीफ होती है और उनके कान से खून भी आने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये इतनी तेज आवाज बैंड बाजे की आ रही है, पर कोई दिख नहीं रहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बैंड बाजे की आवाज से। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कान से तो खून भी आने लग गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और थोड़ी देर बजने के बाद वो आवाज एकदम से खत्म हो जाती है। ये क्या हुआ पता ही नहीं चला। आप ठीक है ना? चलो अंदर जाते हैं। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर सच में ये क्या था? मैं आज बाहर ही क्यों निकला? अब तो मेरा अंत है। तभी वो आदमी बिना गाने के नाचने लगता है और रोक ही नहीं पाता खुद को। उसके कानों से भी खून निकलने लगता है और वो 15 मिनट तक नाचता रह जाता है और फिर अचानक से बेहोश हो जाता है। जाकर उसकी मदद कीजिए, देखिए उसे पता नहीं क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि उसने भी हमारी तरह ही बैंड बाजे की आवाज सुनी है। वो बड़बड़ा भी रहा था कि आज बाहर क्यों निकला, आज तो उसका अंत हो जाएगा। हाँ, जाता हूँ, उसको लेकर घर आता हूँ। तुम पानी लेकर तैयार रहो। मुझे लग रहा है कि सिर्फ वो बेहोश हुआ है। उसके पैर भी पूरे छिले हुए लग रहे हैं और कान से खून भी निकल रहा है। अरे हाँ, तुम डॉक्टर को भी फोन लगाओ। सुरेश उस आदमी पर पानी मारता है और वो आदमी होश में आ जाता है। आप लोग कौन हैं? और मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं मर तो नहीं गया? क्योंकि आज मैं गलती से बाहर निकल गया हूँ। वो बैंड बाजे वाले भूत मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप सुरक्षित हैं। वो आप बिना गाने के डांस करने लगे और इतना किया कि आपको चक्कर आ गए, तो बस हम लोग आपको उठाकर अपने घर में ले आए हैं। आप हमें नहीं जानते होंगे क्योंकि हम अभी अभी यहाँ रहने आए हैं। मैं बिना बैंड के डांस नहीं कर रहा था। मुझे उस बैंड की आवाज सुनाई दे रही थी और वो भी बहुत ही तेज, जिसकी वजह से मैं अपने कदम नहीं रोक पा रहा था। कुछ सालों से यहाँ ऐसा ही हो रहा है। ये मोहल्ला भी बहुत ही खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से हर 15 दिन बाद ऐसे ही कोई ना कोई इनके ढोल ताशे को सुन नाचते नाचते या तेज आवाज से अपने दिमाग की नसें फटने से मर जाता है। वो आवाज हमें भी सुनाई दी थी और ऐसा लगा जैसे नसें फट जाएंगी, पर हम दोनों में से किसी का मन नाचने को नहीं हुआ। या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग नाचे नहीं, सिर्फ उस आवाज ने हमें परेशान कर रखा था। फिर कुछ देर बाद वो खुद ही बंद हो गई। हाँ, फिर हमने आपको देखा तो आप नाचे जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके पैर भी छिल गए हैं और आपके कान से भी खून आ गया था। मैं खुद से नहीं नाचा, मुझे उस शोर की वजह से नाचना पड़ रहा था। इसीलिए मोहल्ले में अब कोई बाहर तक नहीं आता है, सब अपने घर में ही रहते हैं। अगर कोई बाहर निकला तो उसके साथ ऐसा ही होता है। भगवान की दया से मैं तो बच गया। आप लोगों से भी प्रार्थना है, आज के बाद अगर बैंड बाजे की आवाज सुने तो कान बंद कर अपने घर में ही रहिए। सुबह होते ही वो आदमी अपने घर को चला जाता है। मेरा नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो जाएगा वरना। हाँ, नाश्ता तैयार है, आप आकर खा लीजिए। क्या हुआ, आप कल के बारे में सोच रहे हैं क्या? आप इतना मत सोचिए इसके बारे में। इतने सारे लोग भी तो इतने सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं, हमें तो इतना ज्यादा रहना भी नहीं है। आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले ही जाएंगे। तब तक के लिए आप इसकी टेंशन मत लीजिए। जैसा उस आदमी ने कहा हम लोग वैसा ही करेंगे। अब ऐसा हर 15 दिन में होने लग गया था। केसर और सुरेश
दोनों ही उस आदमी को बताए गए कार्य को ही करते थे। हाँ, फिर आज 15 दिन हो गए। वो फिर आएंगे अपने ढोल ताशे के साथ। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे भूत है। बताओ, बैंड बाजे वाला भूत कहीं सुना होगा? अब तो आदत सी भी हो गई है कि वो लोग आते हैं और हम लोग उसी तरह करते हैं, लेकिन कोई ना कोई मर ही जाता है। तभी ढोल ताशे बजने लगते हैं। नाम लिया और शैतान हाजिर। देखो आ गए। सुरेश और केसर अपने कानों को अच्छी तरह से ढककर बैठ जाते हैं। फिर जब उन्हें आवाज सुननी बंद हो जाती है तो वो अपने कानों पर से कपड़े हटा लेते हैं। तभी अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज सुनने को मिलती है। वो चिल्ला रही होती है, आप लोग जो कोई भी है ये बजाना बंद कर दीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत शोर भी महसूस हो रहा है, जिससे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज ये मत करिए आप लोग। लगता है आज इस लड़की की बारी है। देखो वो तो गिड़गिड़ा रही है, मानो लग रहा है कि उसे सब दिख रहा है। और उसके साथ वो लड़की इतना शांत क्यों है? हाँ, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। हम लोग तो इस बैंड बाजे पर तुझे भी नचाना चाहते हैं, पर तुझे असर क्यों नहीं हो रहा है? तू क्यों नहीं नाच रही है? क्या तू हमसे डरती नहीं है? 1 मिनट, गाना रोक दो। ये तो हमारे बैंड बाजे से कुछ कर ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको हमसे डर नहीं लगता, पर इसे नचाने के लिए हम क्या करें? बैंड बाजा बंद होते ही वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, पर दूसरी लड़की ऐसे ही खड़ी रहती है, मानो उस पर किसी बात का असर ही ना हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इसे छोड़ दिया। मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तू नहीं नाचेगी तब तक हम बैंड बजाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम बजाने पर भी नहीं नाची तो हम सब हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तब तक भूत और वो लोग केसर और सुरेश को भी दिखाई देने लगे थे। अरे ये भूत क्या बोल रहे हैं? अगर ये लोग इस तरह नाचते रहे, इसमें तो हम सबको भी खतरा है। जल्दी अंदर चलिए, बहुत सारी चीजों से अपने कानों को हम ढक लेते हैं। रुको केसर, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हमें उस मूर्छित लड़की को भी तो बचाना होगा। डरते डरते सुरेश और केसर उस लड़की को उठाने चाहते हैं, पर तभी तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग इन्हें बचाने आए हो। अब तो इस लड़की को हमारे बैंड बाजे पर डांस करना ही होगा। और हम एक जबान के भूत हैं, इसीलिए हमारा बाजा किसी और को नहीं सुनाई देगा, बस इस लड़की को। इसीलिए तुम दोनों भी अब यहीं खड़े रहोगे, और अगर ये लड़की नहीं नाची तो हम हमेशा के लिए चले जाएंगे, और अगर नाचने लगी तो तुम चारों की मौत निश्चित है। चलो चालू हो जाओ और जितना तेज हो सके उतना तेज बजाओ। सारे भूत बहुत तेजी के साथ अपना बैंड बजाने लगते हैं। उन सब के चेहरों से लग रहा था कि वो पूरी जान से बजा रहे हैं, पर इनको सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सिर्फ उस लड़की के लिए बजा रहे थे। पर उस लड़की पर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस उन सबको बजाते हुए देख रही थी। तुम लोग फिर से बजा रहे हो? देखो इन सबको बहुत दर्द होगा। तुम्हें इन लोगों की जान लेने में मजा आएगा क्या? पर भूत नहीं रुकते और बजाते रहते हैं, और 3 घंटे लगातार बजाने के बाद वो सब खुद ही थक जाते हैं, पर लड़की पर कोई असर नहीं होता। देखो, अब तुम लोगों ने खुद ही अपना बैंड बाजा बंद कर दिया। इसका मतलब तुम हार गए। तो अब तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। इस लड़की पर हमारे बैंड बाजे का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए हमने जो कहा था हमें वो करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और बैंड बाजे वाले भूत वहाँ से गायब होने लगते हैं। अच्छा हुआ उन सब ने हमें कुछ नहीं किया, पर इस लड़की पर उनका कुछ असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बहरी है, वो भी बहुत खतरनाक वाली। पर आज इसकी वजह से हमारी जान बच गई। सुरेश और केसर अभी भी वहीं रहते हैं, और अब मोहल्ले के सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं, तो सभी और हंसी खुशी